चलिए वॉल्यूम बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले पढ़ा था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में हमने पढ़ा था, और ध्यान रखो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में हमने ये चीज पढ़ा था, एन एटम इट कंसिस्ट ऑफ हेवीली पॉजिटिवली चार्जेड न्यूक्लियस एंड देयर आर नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, लाइकवाइज द प्लैनेट्स। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स, ये आपके पास न्यूक्लियस है जिसका चार्ज कितना होता है Z/E+, और ये इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज नेगेटिव E होता है। दीज आर द शेल्स, K शेल, L शेल, इस तरह डिफरेंट शेल्स हो सकते हैं, M शेल, इस तरह अप टू सो। ठीक है, ये था मॉडल ऑफ एटम किसका था, रदरफोर्ड का। उसकी कैलकुलेशन भी थी, अगर आपको याद होगा, इसने बोला था जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस ये किस ऑर्डर का होता है बता दो, शाबाश। इट्स अप टू द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। इसने ये चीज़ भी बोला साइज ऑफ जो एटम होता है वो किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, इसने ये भी बोला वॉल्यूम जो होता है किसका, न्यूक्लियस का, वो किस ऑर्डर का होता है, इट्स अप टू द ऑर्डर 10⁻⁻45। और वॉल्यूम जो होता है किसका सर, एटम का, ये किस ऑर्डर का होता है, शाबाश, इट्स अप टू द ऑर्डर 10⁻30। ठीक है ना, और ये मीटर क्यूब में है सारा, ये मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ भी इसने बोला था कि जो एक्चुअली आपके पास है न्यूक्लियस, उसमें क्या होते हैं सर, न्यूक्लियॉन्स। क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियस। कौन कौन सा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और किससे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, हम ए से। ए होता है बराबर मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर एक्स कोई एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक नंबर हम Z से डिनोट करते हैं, मास नंबर किससे, A से डिनोट करते हैं। तो आपके पास एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, शाबाश, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूजुअली हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ आपके पास, जितने ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाएंगे, साइज ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। तो वही तो इसने बोला था कि जो आपके पास है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इट्स इक्वल टू R0 इंटू A⁻⁴। ये इसने फॉर्मूला दी थी कि न्यूक्लियस का रेडियस मास नंबर पे डिपेंड करता है। और कैसे, इट्स इक्वल टू R0 जो कि एक कॉन्स्टेंट है, ये आपके पास एक कॉन्स्टेंट है, और A आपके पास मास नंबर। जितना इसका वैल्यू बढ़ेगा तो आपके पास रेडियस भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। और एक चीज़ आपको पता है, वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन बजाय इसने ये बहुत सारी चीज़ें दी थी, इसकी क्या आ गई थी, लिमिटेशंस। हमने वो भी डिस्कस की थी, कल भी आपको मैंने उसका रिवाइज किया था। बताओ इसकी क्या लिमिटेशंस थी, लक 4 पे शिपरान। क्या लिमिटेशन थी, पहली लिमिटेशन इसकी ये थी, इसने बोला कि जो आपके पास मॉडल है ना, इसका मॉडल जो था, जो कि कौन सा, किसके साथ इसने रिलेट किया था, प्लैनेटरी मॉडल, प्लैनेट्स के साथ। सिंस प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, हेवी बॉडीज, वायरिएबल बॉडीज, बट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये क्या है, बहुत छोटी बॉडीज है। वी कैन नॉट रिलेट हेवी बॉडीज विद दीज बॉडीज विच आर वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक। सेकेंड थिंग, देयर इज विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इनमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। चुना मास दरमियान क्या शासन। लेकिन अगर आप देखोगे चार्ज्ड स्पीशीज, जो कि कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो आप न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, इनके दरमियान कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूक्लियस के दरमियान आ जाएगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये डिफरेंट फोर्सेस आपस में है ना। सो पहली लिमिटेशन ये सबसे बड़ी इसकी आई कि वी कैन नॉट रिलेट दीज बॉडीज विद दिस। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी बॉडीज है, ये छोटी, वो अनचार्जड है, ये चार्जड बॉडीज होती है। अच्छा, और एक भी इसकी लिमिटेशन आई, बता दो। उसने जो बोला, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या आते हैं, सर्क्यूलर, है ना, ये सर्क्यूलर। इवन तो बोहर ने भी बोला था यही, ये सर्कुलर होते हैं। लेकिन आगे जाके सीखोगे, वन ऑफ द साइंटिस्ट जिसका नाम था सोमरफेल्ड, ठीक है, सोमरफेल्ड ने बोला था कि नहीं, ये होते इलिप्टिकल। क्या होते, इलिप्टिकल, जस्ट लाइक प्लैनेट्स है ना,
प्लैनेट्स का पाथ भी आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं केप्लर्स लॉज। केप्लर्स लॉ, सन है ना, सन आपके पास सेंटर पे और प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ये गलत है। एक्चुअली सन इट इज प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्स कैसा होता है, थोड़ा सा ऐसे मैं बता देता हूँ, आगे जाके सीखोगे। देयर आर टू फोकाई, सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकाई, प्लैनेट्स इसके इर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व। जब प्लैनेट नज़दीक होता है सन के तो समर होता है, दूर भागता है आता है ऑटम, सबसे दूर होता है तो विंटर, फिर से नज़दीक तो स्प्रिंग, तभी तो सीजन्स होते हैं। अगर ऐसा होता सन बीच में है, प्लैनेट्स इसके इर्द के क्या करते हैं, रिवॉल्व, तो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं ना हमेशा, तेले आशा हमेशा तूर या गर्म आशा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये केप्लर ने दिया था, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एक्चुअली होते हैं। और आने वाली जो भी कहानी है ना, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, आगे जाके हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आगे जाके पढ़ेंगे डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडियो, वो सारी कहानी इसकी क्या आई, लिमिटेशन, ठीक है। और एक बड़ी लिमिटेशन इसकी आई, वो इसने ये बोला, देखो इसका जो मॉडल था ना वो क्लासिकल फिजिक्स पे डिपेंड था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो ये न्यूक्लियस, इसके इर्द इलेक्ट्रॉन घूमता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी ये कहता है, ये ना इलेक्ट्रॉन, इसको टुवर्ड्स न्यूक्लियस कौन सा फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव क्यों रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव क्यों रिपल्सिव, आपसे कह रहा हूँ, रिपल्सिव, शाबाश। कैसे, क्या होता है, क्यों, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट कर लेंगे। इसने ये बोला कि अगर आपके पास इसके इर्द गिर्द घूमता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अगर कोई भी चीज़ किसी के अंडर अट्रैक्टिव फोर्स में है तो विद टाइम इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज, एनर्जी कम होगी, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। तो इसका ऑर्बिट का पाथ छोटा हो जाएगा, अल्टीमेटली स्पाइरल पाथ करके किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में। तो आपके पास जो एटम है ना सर, वो क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द एटम्स दे आर क्वाइट स्टेबल, सो इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये बहुत कुछ कहानी थी। अब इसका स्टूडेंट आया, दैट वाज नील बोहर। नील बोहर, यस, स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड, स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। मगर अमिस ओस ना श्रपन बान, अमिस ओस रटनुक तरीक, श्रपनुक तरीक, तुई ति छु ना स्टूडेंट, अगर तुह ति आसि ना श्रपनुक रटनुक बान, तुई वोति वारिया ब्रो, तो छेकि मैं पाथ, है ना, सीधी सी बात है। अच्छा करोगे मुझसे बेहतर कर पाओगे आप, ना तो मैंने कहा टीचर ना म्यान को ब्रोही के पे, वो गलत बात है। आप बहुत आगे बढ़ सकते हो अगर आप ध्यान अच्छे से दोगे। सो अब इसको, इसका मॉडल जो इसकी लिमिटेशन थी उसको क्या करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए इसने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया, और इट वाज बेस्ड, ये किस पे बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। मान ग्रजान अंदरी, हाँ ये मना अंदरी ग्रजान, ती वन क्या चुक पान तेज मान सा रूहानियत साकिब सबस वन वनी जवाब तथा वन गोड पॉस्टुलेट क्या वन। अच्छा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या वनान, और ये लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है न्यूटोनियन फिजिक्स, इसके माने हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स के माने हैं न्यूटन के लॉज के बेसिस पे। कितने लॉज हैं न्यूटन के, 10 है ना, 3 है ना, 3 लॉ है कि 10 है, 3 लॉ पूरी फिजिक्स पे डिपेंड। मैकेनिक्स है ना, क्लास 11th में जितना भी पढ़ोगे पूरी की पूरी 3 लॉज के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। न्यूटन के 3 लॉज थे, तलसा वन में 3 लॉ कौन गोडनुक लॉ क्या वना,
हमें लास्ट पाए तलस वन क्या क्या एग्जाम्पल। अच्छा ये तीनों लॉ नटशेल में क्या देते हैं? तीनों लॉ जो है ना, अरे छोड़ो छोड़ो छेड़खानी में करिए सर। तीनों लॉज क्या देते हैं नटशेल में, जरा बता अरबी ना। थ्योरी नहीं, ये एक रियलिटी देते हैं और एक फिजिकल क्वांटिटी है और जो दिन ब दिन आप यूज भी करते हो। क्या है? दे गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तीनों लॉ सिर्फ फोर्स को डिफाइन करते हैं। पहला लॉ पढ़ा होगा, a body continuously remains in its state of rest or motion until and unless an external agency that's called a force is applied on it. क्यों ऐसा होता है? Because the inertia of a body. Inertia is the inability of a body to change its state of rest or motion. Likewise, देवार छु तु छु धक्क दिवान यह छुने हिलनी। रीजन? इनर्शिया ज्यादा, बिकॉज इसका मास ज्यादा है। मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। रेस्ट से मोशन में आने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम है। इट्स लाइक द ट्रक छु यह पकान तु छु योर अमिस साइकिल हेत यहां, ट्रक योर यहां यह वार वार पकान तु छु साइकिल हेत यहां तु छु यछान अमिस दब दिन। तुम क्या कहते रीजन क्या है? वो क्यों नहीं अपनी मोशन को चेंज कर सकती है? अत गई तुहज मोशन चेंज। क्यों? तुम या डायरेक्शन में टक्कर ही आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, लेकिन ट्रक क्या हिल? रीजन क्या है? वजन उसका ज्यादा है। वो मोशन में इट विल ट्राई टू मूव इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, मतलब तथ मोशन मजन ये करने चेंज करने की कोशिश की, मीन्स इसका इनर्शिया ज्यादा। सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा, जो आपके पास जो फोर्स है ना इसका मेजर इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पढ़ा होगा ना, F इक्वल टू dp/dt। बस इतनी छो जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। और तीसरा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऐसे बूझमुत रॉकेट प्रोपल्शन छु गसान, बूझमुत छु येले सो रॉकेट ना हेर खसान सो बन की नार छकान, मीन्स कि वो फ्यूल जलता है नीचे की तरफ थ्रस्ट देता है, अपोजिटस में खसान से हेर। नाव ये ना चलावान या नाव नाव इस तमिस ना आसान अथस केतन सु क्या आसान खूरा यह निवान पथ कुन ऐ लगा धक् ब्रोह कुन है ना। सो इट्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम दोग लगावा कत देवारस तुम क्या लगान, बिकॉज जितने अमाउंट से आप यहाँ पे फोर्स दे रहे हो नॉर्मल रिएक्शन आप पे आ रही है, तो इक्वल आपके पास रिएक्शन भी आप एक्सपीरियंस करोगे। इसके चाहे रात लेदर बाल आए ना खोती ते स्टार खोती ना गो मसल क्या गोता है, बाल आई वारिया तेज स्पीड से दित योर रिएक्शन जबरदस्त खोदी चटिन। हाँ छोड़ो, अब प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या कहता है? तो ध्यान, प्लैंक्स क्वांटम थियरी ये कहता है अगर आपके पास कोई भी सोर्स है, ये सोर्स आपके पास है और इस सोर्स से रेडिएशंस निकलेगी, मतलब एनर्जी नियरनेस, रेडिएशन का मतलब एनर्जी। लाइकवाइज ये लाइट यहाँ पे लगी है, इससे एनर्जी निकल रही है। ये एनर्जी किसी भी प्रकार की होगी, लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, ये साउंड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है आपके पास। अब ये अगर आपके पास एनर्जी निकली, ये एनर्जी की कुछ ना कुछ क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, इसकी कुछ ना कुछ होगी वेवलेंथ, या इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? एनर्जी। इसने ये बोला कि आपके पास कोई भी सोर्स इमिट करता है रेडिएशंस को, इमिट करता है एनर्जीज को इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं हम? कॉल्ड फोटॉन्स, नहीं क्वांटम, क्वांटम ऑफ एनर्जी पार्टिकल। ठीक है, क्वांटम का मतलब होता है कि एनर्जी पैकेट जो इमिट करता है कोई भी सोर्स। और इसने बोला हर एक क्वांटम की जो एनर्जी है ना E, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। जितनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा, उसकी एनर्जी क्या होगी सर? ज्यादा। सो E इज इक्वल टू, यहाँ एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जो कि मशहूर है, आपको पता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, where H is a constant of proportionality जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू कितना है? शाबाश, जिसका वैल्यू है
6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड जो इसका यूनिट है, ठीक है। ये आपके पास, लेकिन फिर उसके बाद आपको मालूम है कि आइंस्टीन आया। आइंस्टीन आर्ग्यूड, एल्बर्ट आइंस्टीन आर्ग्यूड, जो लाइट हमारे पास है ना, लाइट में जो क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं सर, फोटॉन्स। मतलब फोटॉन्स आर लाइक क्वांटम एनर्जी पार्टिकल्स इन लाइट, और एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन भी इसी के बराबर होती है। अब फर्क क्या है, फर्क ये है लाइट में जो क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स हैं, एनर्जी पार्टिकल, उनको खास नाम दिया गया फोटॉन्स, बाकी कोई भी रेडिएशन है उसको हम क्वांटम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम तो हमने सीखा h²। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, n से, n इंटू h², ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। 1 मोल का मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर, h²। इसको क्या कहते हैं, 1 आइंस्टीन। क्या कहते हैं, 1 आइंस्टीन। व्हाट इज 1 आइंस्टीन? 1 आइंस्टीन, इट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी उसको क्या कहते हैं सर, 1 आइंस्टीन कहते हैं। अच्छा, आल्सो आपको पता ही है, ध्यान रखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बचपन में पढ़ा होगा, आने वाले वक्त में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्रॉपर्टीज की आप बता दो, कोई बता सकता है आप में से? प्रॉपर्टी बता, डेफिनेशन नहीं, प्रॉपर्टी। अच्छा, जो भी आप बताओ, बताओ, बोलो बोलो। वाह, अरविना जी, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? भूत क्या शुता है सर, तो कि पत लगा सा मनस मुक्स बुशी इन्फॉर्मेशन वातना चेनिस मलिस ताम, यह घर परान, ये वीडियो उसको सेंड हो जाएगा। बोलो क्या होता है? मुस्कान जी बोले, गायरिक छू वुछा? सुरैया जी आई क्या खेम ना बनाओ? ताबिद शफी वनियोस, किसी को मालूम? मनान साहब जी 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 बोलिए। हाँ जी, स्पेक्ट्रम की बात नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्रॉपर्टी ये है। बचपन अगर मैं 8th क्लास बच्चे तो ना सुत वन, अगर मैं बेह वन चू, अभी आएंगे ना वो उमाम, उसमें से एक बच्चा है, उसको बोलना 8th क्लास, बोलना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, वो बोलेगा जवाब आपको, ये वो वेव है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। पढ़ा है ना बचपन में, जिसको मीडियम की जरूरत, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पढ़ा है बचपन में, है यहाँ से ना, तो अपोजिट जो किया, हाँ बाय गॉड, है ना। लाइट की एक खासियत है, मीडियम हो या ना हो। अब कस वह पर जोग्राफी तो पाई एटमॉस्फेयर कूता, ये अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है उसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर, है ना सर। आपको पता है कहां तक है एटमॉस्फेयर, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर तक कितनी डिस्टेंस तक? थ्योरेटिकली तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा ही पूरी दुनिया में हो, वो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपके पास रियल लाइफ में बता दो कितना है। एक्चुअली इट इज 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर हेर तान। अगर आप जाओगे तो एटमॉस्फेयर दिखेगा मतलब कि आपके पास फील होगा। 400 किलोमीटर से ऊपर, पहले तो आपको पता है 0 से लेकर नियर अबाउट 16 किलोमीटर, दैट इज ट्रोपोस्फियर, पता है ना, लेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, पता है क्या, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, पता है ना। इम पर मिलता लक्चर, हाँ टेंगा टेंगे चमा सुई टेंगे सम क्यों शायद सुई तमी बाल आए ना तमी यूज करो टेंगे। लेकिन लाइट कहां से आती है, सन से। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, करोड़ों किलोमीटर। वहां पे कोई मीडियम नहीं है जिसको आप कहते हो वैक्यूम, स्पेस, खिला।
तो वहां पे भी लाइट आपकी ट्रेवल करती है। तो सच वेव इज कॉल्ड, था ध्यान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपके पास है, लाइट वेव जो आपके पास है ना, इसकी आपके पास स्पीड किसके बराबर होती है? c। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। लाइट की जो स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कि ये c का वैल्यू किसके बराबर होता है? न्यू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगा? c/λ। तो डालो इधर, क्या आ जाएगा आपके पास? E का वैल्यू जो आपने बोला, जो कि बराबर है h न्यू या h c/λ आप लिख सकते हैं। तो ये कहानी हम आने वाले वक्त में दोहराएंगे और इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ये करके आना कल। आपके पास एक सोर्स है, आपके पास एक सोर्स है जिसका पावर आपके पास गिवन है 100 वाट। कितना? 100 वाट, मतलब बल्ब अच्छे पावर 100 वाट। इट इमिट्स लाइट, इट इमिट्स लाइट। अत मच लाइट ती नेरा, हीट ती नेरा, वारिया साउंड ती नेरा, आवाज ती गसान। लाइट इसका कितना? 50%। कितना? 50% ऑफ द टोटल एनर्जी इट्स इमिटेड एज लाइट। और अगर इसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉन, बता दो एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी नहीं, बता दो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट होंगे? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड। कितने फोटॉन्स इमिट होंगे? ठीक है, ये आपके लिए HW जो करेगा 100 रुपया मिलेगा इनाम। हाँ हाँ, लेकिन सिखाना है मुझे, फिर ये ऐसे था, नो इशू। हाँ देखो कहीं पे भी, यू आर फ्री टू यूज गूगल, यूट्यूब, वट एवर। अरे कुछ भी करो यूज, अच्छी बात है। यस, आपकी क्लास कंप्लीट।